नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज बड़ी खलबली सी मची हुई है पूरे एजुकेशन से जुड़े हुए विद्यार्थियों के मन में। सीईटी की डेट आ गई, कैलेंडर आ गया, पशु परिचर की डेट आके खिसका दी, सब कुछ। मैं भी लाइव आ गया काफी समय बाद में। ओपीडी पे आप लोग जुड़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो देख लेना, वो वीडियो वैसे भी पड़ा है, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई है, कैसे आगे लेकर चले पशु परिचर को, कैसे क्या, सब कुछ बता दिया। ठीक है, आज की जो अपनी ये क्लास है पशु परिचर की, वो है राजस्थान के त्योहारों से संबंधित। अब चाहे कोई भी एग्जाम दो, त्योहार वही रहते हैं और वही चीज पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो, समझे, हिंदी महीने और तिथियों मतलब इस चीज को, इसमें क्या है, इस क्लास में कंसेप्ट समझना है। मैंने स्कूल लेक्चरर वाला बैच पढ़ाया था तो उसमें भी कंसेप्ट समझाया था। क्यों? क्योंकि त्योहार में क्या पूछा जाता है, तिथियों पे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। अपन को कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये चीजें समझ में नहीं आई और कंफ्यूजन रह गया तो फिर सीधा रट्टा मारना पड़ता है। तो इन चीजों को समझना है, तो अपने पहले इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, एक ओपीडी पे अभी मैं जब लाइव आया तो कुछ विद्यार्थी कह रहे थे वैलिडिटी कर रहे थे टेस्ट सीरीज की। ठीक है, और मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे थे, बाद में देखा तब बताया। तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये जो टेस्ट सीरीज पशु परिचर की दे रखी है अपने ऐप पर, आप लोगों ने यदि ज्वाइन नहीं किया तो देखो कर लेना, क्योंकि जो है सोल्ड आउट हो जाएगी। इसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए आप सब भी कह रहे थे। तो देखो, मुझे एक बात बताओ, अपन क्या है, एक परिवार है। अब वो प्रोफेशनल वाला तो हम रखते नहीं, क्योंकि वो चीजें कोचिंग संस्था ने जाने। अपन कैसा रखते हैं रिलेशन, अपन परिवार वाला रखते हैं। तो मुझे बताओ, सीट अपने पशु परिचर की जो है डेट आगे खिसकेगी, कब होगी? दिसंबर में होगी। तो मुझे बताओ, ये कोई कहने वाली चीज है क्या सर इसकी वैलिडिटी दिसंबर तक करना? मानकर चलो दिसंबर तक कर दी, ठीक है, इसकी वैलिडिटी ऐप में भले ही आपको 1-2 दिन बाद दिखने लगे दिसंबर, लेकिन ये दिसंबर से पहले आप लोगों के एक्सपायर नहीं होने वाली। बस होगा राजी। अब जो वंचित रहा है ना, और ऐसा अभ्यास भूतो न भविष्यति वाली बात है, न मिला था न मिलेगा। ठीक है, और ये तर्कस आपके मतलब तर्कस में ये तीर होना चाहिए। तो ज्वाइन जिन्होंने नहीं किए कर लेना, बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं है। दिसंबर तक वैलिडिटी कर दी, बस कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो यहां दिख रहा है वही है, वही रहेगा जो शुल्क यहां दिख रहा है। ये सारे के सारे टेस्ट की संख्या, क्वेश्चन नंबर, सब कुछ बता दिया, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। और आप लोगों के लिए वैलिडिटी कर दी दिसंबर 2024 तक। ठीक है, मौज करो, राज करो। चलो अब आओ अपने क्लास पे। ठीक, चलिए, चिंता नहीं करनी। देखो, परिवार माना है तो ये कोई कहने वाली चीजें हैं कि सर दिसंबर तक डेट हो गई है, वैलिडिटी बताओ, बढ़ाओ, ये कहने वाली चीजें नहीं है। ये हम खुद समझते हैं। हम जब आपका नेतृत्व कर रहे हैं एक मुखिया के तौर पे, आप लोग हमें देखते हो, तो ये चीजें, ये फॉर्मेलिटी वाली चीज अपने बीच में रही नहीं है। तो आप निश्चिंत रहो, बढ़े है तो बढ़ेगी डेट, कोई चिंता नहीं। परीक्षा तक, मैंने क्या कहा, परीक्षा तक, परीक्षा जब भी हो पशु परिचर की, तब तक ये आप लोगों के पास में रहेगी। आपसे न तो एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाएगा इसका, और न ये उससे पहले एक्सपायर होगी। बस निश्चिंत हो जाओ। कुल मिला के पढ़ाई में निश्चिंतता जरूरी है। और देखो, अब पढ़ना, अब शुरू करना। ठीक है, हो जाओ शांत सभी। ठीक है, चल देखो, त्योहार समझने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है, एक ये समझो कि अपने क्या है, त्योहार जो पूछे जाते हैं वो हिंदू माह के अनुसार पूछे जाते हैं। ठीक है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये वाले महीने हैं। मैं इसको ट्रिक से भी याद करवा दूंगा, जैसे हमेशा करवाता हूं। और इसमें जो है, देखो, हिंदू माह जो है, इस चीज को समझो, हिंदू माह के अनुसार, हिंदू माह के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष का मतलब क्या है, पखवाड़े, 15-15 दिन के पखवाड़े चलते हैं हिंदू माह के अंदर। ठीक है, 2 पक्ष होते हैं, यानी कि 1 और 2, जिसमें शुरुआत जो है वो कृष्ण पक्ष से होती है। शुरुआत किससे होती है? हिंदू माह की कृष्ण पक्ष से। और शुक्ल पक्ष से क्या होता है? अंत होता है। शुक्ल पक्ष से अंत होता है, यानी कि जैसे 1 महीना है, जैसे चैत्र माह है, ठीक है, तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? चैत्र महीने की प्रतिपदा से होती, यानी कि एकम से होगी। एकम यानी 1, और फिर वो चलेगा 15 दिन का पखवाड़ा। 15 दिन जैसे हुए तो अमावस आएगी, जैसे कि ये हिंदू माह। ठीक है, तो यहां पे ये एकम से शुरुआत हुई, एकम बोलते हैं। ठीक है, यहां शुरुआत हुई, ये आधा हो गया और ये हो गया पूरा। ठीक है, तो आधा कहां होगा? जहां अमावस्या आएगी। क्या आएगी? अमावस, अमावस की काली रात। ठीक है, और ये पूर्णिमा आ गई। ये क्या आ गई? पूर्णिमा आ गई। यानी पूर्णिमा यानी पूर्ण होता है इस समय। इमा, इमा बोलते हैं चंद्रमा को, इसी से समझना होता है। जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है वो पूर्णिमा है। तो यहां पे ये पूर्ण का मतलब क्या है? पूरा। और यहां पे ये भी ध्यान रखना कि माह भी हो जाता है पूर्णिमा आते में पूरा।
यानी महीना पूर्णिमा आने पे पूरा हो जाता है। फिर जो एकम आएगी नया महीना शुरू होगा हिंदू माह के अनुसार। ठीक है, अमावस तो अ से ये ध्यान रखना कि महीना अभी हुआ है आधा, और इसी तरीके से ध्यान रखना है। अब कई जनों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है, क्या गुरुजी हमें तो पता ही नहीं चलता कि अमावस आ रही है तो कृष्ण पक्ष चल रहा है कि वो अब चल रहा है अपने शुक्ल पक्ष, ये पता नहीं चलता। तो देखो जब अमावस आ रही है, महीना आधा हो रहा है, अमावस आ रही है, तो यानी कि कृष्ण पक्ष चल रहा है। कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष। क्यों? क्योंकि इसे है ना अंधेरा पक्ष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंधेरा भी कहते हैं। इसे एक और ध्यान रखना, इसे बदी भी कहते हैं, बदी, सुदी और बदी भी कहते हैं। ठीक है, ये बदी और ये होगा सुदी, इसे सुदी कहा जाता है, इसे अपने क्या कहते हैं, हाँ शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ये कृष्ण पक्ष हो गया, ये शुक्ल हो गया, यानी कि ये क्या कहलाएगा? उजाला पक्ष भी कहलाएगा। ठीक है, कौन सा? उजाला पक्ष, शुक्ल पक्ष, सुदी। यहाँ पे बदी, कृष्ण पक्ष और अंधेरा, ये ध्यान रखना है। यानी अमावस आ रही है तो महीना हुआ है आधा, और अमावस आ रही है यानी अंधेरा पक्ष चल रहा है। अमावस निकल गई, पूर्णिमा आने वाली है, तो यानी कि क्या चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा आई, महीना पूरा। ये कंसेप्ट हो गया है क्लियर। ठीक है, यानी कि आधा महीना हो गया, अमावस पे आधा, पूर्णिमा यानी कि महीना हो गया है पूरा। ये चीज समझ में आ गई? बस कंसेप्ट क्लियर है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये समझ में आ गए, अब क्लियर है। अब अपने को समझना होगा शक संवत, विक्रम संवत, ये समझना होगा, ये अपन अभी समझेंगे। ठीक है, अपना जो अपने ईस्वी सन पढ़ते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये कौन सा है? ग्रेगोरियन। अब कई जना जो है ये मानसिकता रख के चलते हैं कि अपना जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन नहीं है, अपना वो है। अपन मानते हैं, मेरा भी मानना है कि ये हिंदू पक्ष वाला जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर चलता है ये है, लेकिन अपनी जन्म तिथियां अपन ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट के सारे काम जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पे होते हैं। तो मैं ऐसा हूं कि सामंजस्य करके चलता हूं, दोनों को मानता हूं। ठीक है, मैं दोनों को ही मानता हूं कि हाँ ये चीज भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ये नहीं मानेंगे तो कोई पूछ ले डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो अपन जो को है इनमें हिंदू महीने अनुसार भी लिख नहीं सका, तो बटे भी लफड़ो है। तो दोनों चीजों को अपन जो है ग्रहण करके चलते हैं, अपन ग्रहण करने वाले इंसान है, तो ग्रहण करके चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए अभी पिछली अपनी जो क्लास थी जो शुक्रवार को हुई थी, वो भी मेले से रिलेटेड थी, काफी सारे मेले उसमें करवा दिए, और उनको एक बार रिवाइज करते हुए और फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहां बताए थे मैंने? डूंगरपुर के अंदर बताए थे। कहां बताए थे? डूंगरपुर। अब देखो यहाँ पे नक्शा भी मैंने शामिल किया है, डूंगरपुर यानी कि ये। अब डूंगरपुर कहते, या फिर क्षेत्र विशेष पूछ लेते तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये कहलाता है वागड़। ठीक है, वागड़ कहलाता है, तो वागड़ भी ध्यान में रखना। वैसे स्पेशल डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले तो ये भैया आपके नागौर है। डीडवाना कुचामन भले अलग छो बना, खारे पानी की झीलें सारी चली गई ज्यादा, यानी कि ज्यादा आप पूछेंगे तो वो डीडवाना कुचामन में, लेकिन पशु मेले अभी भी आपको नागौर ही पढ़ना है, कोई तरह किसी तरह का डाउट नहीं रखे। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। अब सांप्रदायिक यानी हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई की तरह रहेंगे, यानी कि वे देवता जिसे हिंदू भी मानेंगे जिसे मुस्लिम भी मानेंगे। किया है अपार रामसा पीर। ठीक है, ऐसे याद रखना, रामसा पीर याद रखोगे ना तो ध्यान रहेगा कि मुस्लिम संप्रदाय वालों के होते हैं पीर। ठीक है, और अपन कह दिया करें हिंदू में रामसा, तो रामसा पीर ध्यान रखना है अपन। ठीक है, वैसे राम शाह पीर कहा था, लेकिन अपन ने क्या ध्यान रखना है? राम शाह पीर। तो देखो ये कहां है? रामदेवरा है ना, है किसका? रामदेव जी का। और स्पेशली इस जगह को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रूणीचा। और रामदेव जी क्या कहलाते हैं? रूणीचारा दणी। ठीक है, रूणीचारा दणी। चल, वागड़ का सबसे बड़ा मेला ये आ गया वागड़। ठीक है, यही डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इनका जो सबसे बड़ा मेला है साथियों वो कौन सा है? बेणेश्वर मेला है। कौन सा है? बेणेश्वर। संगम होता है यहाँ सोम, माही और जाखम नदी का, और इसी त्रिवेणी पर बेणेश्वर मेला बढ़ता है आदिवासियों का। ये वागड़ का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, बेणेश्वर नवटापुरा। चलिए, हाडोती का सबसे बड़ा मेला, तो सबसे पहला तो आओगे हाडोती है क्यों? तो हाडोती है बाबू जाको। ठीक है, तो ये 12 बूंदी कोटा और झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका कौन सा है? ये है हाडोती। अब इसमें सबसे बड़ा जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है स्पेशली 12 के अंदर। ठीक है, 12 में सबसे ज्यादा बाहुल्य किस जनजाति का है? सहरिया जनजाति का है। और सहरिया जनजाति के बाहुल्य के कारण
इस बारह को जो है काली हांडी के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रश्न एक बार बना था। और यदि यहाँ पे मेले की बात करें तो हाड़ौती का सबसे बड़ा जो मेला है साथियों वो है सीतावाड़ी का मेला। कौन सा है? सीतावाड़ी, शहर या जनजाति से संबंधित। इतनी बात दिमाग में बैठ गई ना, वो कारण है लाइव नहीं आ रहे। क्या कारण है? कि देखो मैं यहां से फ्लो में चला हूं, फ्लो में चला हूं, और मैं सही कह रहा हूं, जिसका ध्यान क्लास पे था, कमेंट बॉक्स में नहीं था, चैट बॉक्स में नहीं था, ये चीजें दिमाग में उनके इतनी अच्छी तरीके से घुसी है, अभी तक मैंने पढ़ाया, इतनी अच्छी तरीके से बैठी है कि जिंदगी में नहीं भूल सकते, और प्रश्न यदि बना तो कभी उनका गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ध्यान से पढ़िए ना, रोंगटे खड़े होंगे। मैं भी पढ़ाता हूं, कई बार मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेहनत शिद्दत से की जाए, समर्पण के साथ की जाए, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं धरा कमेंट बॉक्स के अंदर। मोबाइल की स्क्रीन में जब भी बनाऊं, चैट बॉक्स आपको दिखना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए पूरा के पूरी मोबाइल की स्क्रीन पूरी अडी, और सिर्फ ध्यान देना है कहां। यदि मुझे चैट बॉक्स से आपको लेना देना रखवाना होता तो मैं दिल्ली लाइव आता, मैं दिल्ली गया ओ यार लाइव मजे करते हैं। क्या मतलब? जिंदगी वैसे ही मजे ले रही है, क्या मजे करेंगे? पढ़ो तो मजे अपने आप होंगे। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। माना वो शौक है कौन? मैं 3 साल से YouTube पे काम कर रहा हूं। अब आप लोग सभी जानते हो कि अपना प्लेटफॉर्म जो है टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर है राजस्थान के, लेकिन लाइव नहीं आने का कारण है कि आप लोगों को पढ़ने से मतलब होना चाहिए, है ना? अब आगे देखो, राजस्थान का कुंभ या मेरवाड़ा का कुंभ। तो देखो मेरवाड़ा और क्षेत्र के विजय नहीं, ओ क्षेत्र है, देखो इसमें केकड़ी भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि अजमेर वाला क्षेत्र स्पेशल आएगा। ठीक है, अजमेर वाला क्षेत्र स्पेशल आएगा। तो मेरवाड़ा का कुंभ यदि पूछा जाए, मेरवाड़ा का कुंभ, कुंभ का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि हाँ सर 12 साल में मेला भर रहा है या कैसे, वो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कुंभ का मतलब है बड़ा मेला, यानी कि लाखों की संख्या में पब्लिक हो। ठीक है, तो यहाँ कुंभ जो है, राजस्थान का कुंभ या मेरवाड़ा का कुंभ जो है वो पुष्कर मेला कहलाता है। कौन सा मेला कहलाता है? पुष्कर मेला। और इस पुष्कर मेले को रंगीन मेले के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीन मेला भी इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और ये रंगीन मेला जो है साथियों, ठीक है, राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग द्वारा भराया जाता है, और इसमें ऊंट की सर्वाधिक बिक्री होती है। ऊंट की बिक्री के लिए ये जाना जाता है, और विदेशी सैलानी वगैरह खूब आते हैं, और प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, देशी और विदेशी के बीच में कंपटीशन करा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें भी अपन ने ध्यान रखनी है। ऊंट की बिक्री, रंगीन मेला, और ये, और फिर जो है यहाँ ये देखो, ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, तो कार्तिक पूर्णिमा पे यहाँ दीपदान का बड़ा महत्व है। मेरी भी इच्छा है कि मैं कभी ये ऐतिहासिक चीजें जो मैं पढ़ाता हूं मैं जाता भी हूं। ठीक है, और मेरी भी इच्छा है, जितने महोत्सव होते हैं ये कभी कभी एक जो है अपन विजिट करेंगे, और वीडियो बनाकर आप लोगों को भी बताएंगे कि भैया देखो ये है, ये है, ये है। अब कैसे, कब, कैसे मौका मिलेगा वो देखते जाते हैं, देखे कब कैसे। जैसे मैंने आपको जैसलमेर दुर्ग बता दिया, मैंने आपको मेहरानगढ़ दुर्ग बता दिया, मैंने आपको आगरा का किला बता दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बताई आप लोगों को, है ना। मैंने आई माता का मंदिर बताया आप लोगों को। ठीक है, जसवंतड़ा बता दिया, और भी बताए बहुत सारे। मैं घुमक्कड़ जीव हूं। ठीक है, घूमता फिरता हूं, या तो क्लास लेता हूं या फिर घूमता फिरता हूं। ठीक है, या तो पढ़ाता हूं या फिर पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर सोर्सेज तलाशने जाता हूं, तो वहां पे स्टूडेंट मिलते हैं, ये चीजें होती है। ठीक है, तो चलो ठीक, चलिए अब देखो आदिवासियों का कुंभ। अब आदिवासियों का कुंभ कहे चाहे ये वागड़ वाला कहे, ये वही आएगा फिर से आपके बेणेश्वर मेला। कौन सा आएगा? बेणेश्वर। ठीक है, मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ भी कह दिया जाता है, और इसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। ये कौन सा है भैया? ये है सुइया मेला। कौन सा है? सुइया मेला। इसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ भी कहा जाता है, चौहटन बाड़मेर के अंदर। अच्छा, कटवरी से पूछ ले तो ध्यान रखना, बाड़मेर। कहां? बाड़मेर। ठीक है, मत्स्य प्रदेश का मेला। अब मत्स्य प्रदेश में क्षेत्र कौन सा आया? कि मत्स्य प्रदेश में क्षेत्र आता है आपके अलवर भरतपुर वाला। ठीक है, अलवर और अलवर के आसपास, यानी अलवर, अब खैर तिजारा वगैरह ये भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से देवता का मंदिर वगैरह पढ़ा था अपन ने? तो यहाँ पढ़ा था भर्तरी का मंदिर। तो भर्तरी मेला, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? भर्तरी मेला। और भर्तरी मेले में ध्यान रखो कि यहाँ ये जो मेला होता है, इसी कनफटे नाथ बहुत आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कनफटे नाथों का कुंभ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कनफटे नाथों का कुंभ, और कनफटे नाथों की जो है मेला यहाँ पे ये बनता है। स्पेशली ये प्रश्न बनता है। ठीक है, जांगल प्रदेश।
अब जांगल में कौन सा आता है क्षेत्र, तो बीकानेर। कौन सा आता है, बीकानेर। कुरु जांगला, भाद्रे जांगला, दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है। और जांगल प्रदेश में कौन सा आएगा, कोलायत। कोलायत, कोलायत और पुष्कर में बहुत सारी समानता है, दीपदान, बावन घाट झील वगैरह, ये सारी चीज। तो ये चीजें जो है दिमाग में बैठ गई होगी, 100% बैठ गई होगी। ले लो स्क्रीनशॉट। मन चाहिए यूं फ्लो में बढ़ाना है, ई खातिर में वही पैटर्न अपा रखा, और स्टूडेंट भी यही चाहते हैं। मैं तो क्या, स्टूडेंट भी चाहते हैं कि ये, क्योंकि ये देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट तो यही चाहते हैं। और हते ही करने, बातें करने अपा आवा कौन, और वैसे भी बातें करने अपा क्या हासिल करना की कौन। देखो अब और कंसंट्रेट करना थोड़ा सा, अब और आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है। देखो यहां क्या पूछा है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है। अब हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत है साथियों, शुक्ल पक्ष से होगी। कब से होगी, शुक्ल पक्ष से। तो देखो हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत है वो आपके होती है चैत्र शुक्ल, एकम कह दो चाहे प्रतिपदा को हो, एक ही बात है, ठीक है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। अब हिंदू माह का प्रारंभ क्या पूछा है, हिंदू महीने का प्रारंभ कब से होता है। तो महीने का प्रारंभ पूछे ना, तो ये आपके चैत्र महीने से होगा, अपने क्या कहते हैं कृष्ण पक्ष से होगा। कृष्ण पक्ष अभी बताया आप लोगों को, समझाया था ना पूरा। कृष्ण पक्ष हिंदू महीने का, सिर्फ इस पे फोकस करो। क्या पूछा है, हिंदू माह, तो माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से ही होगी। तो कि गुरुजी यहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो रुको जरा, सब्र करो, बताता हूं सारी चीज, ठीक है। हिंदू माह का अंत होगा तो शुक्ल पक्ष से होगा, शुक्ल पक्ष। और अंत में तो ये ध्यान रखना कि पूर्णिमा, जिस दिन पूर्ण होगा इमा, ठीक है। चलिए अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है किस पे, और भारतीय हिंदू पंचांग आधारित है। देखो दो सिर्फ शब्दों का फेर, क्योंकि यहां शक संवत भी पढ़ेंगे और विक्रम संवत भी पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है पूछा जाए तो ध्यान रखना कि शक संवत, ठीक है। शक संवत 22 मार्च 1957 को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो ये 22 मार्च आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखो भारतीय हिंदू पंचांग आधारित है पूछे तो देखो विक्रम संवत। अब विक्रम नाम ही कैसा है, हिंदू नाम है, तो विक्रम संवत, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो इस चीज को पढ़ो, ये अब इस चीज को पढ़नी है। चैत्र माह एकमात्र ऐसा माह है जिसमें हिंदू नववर्ष का प्रारंभ तथा अंत दोनों होता है। क्या समझे इससे, चैत्र महीना जो है हिंदू नव, अब जैसे जनवरी से अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आओ, जनवरी से साल की शुरुआत हो रही है और अंत कब होगा, दिसंबर। ऐसा तो नहीं जनवरी से शुरुआत जनवरी से अंत नहीं हो रहा, लेकिन हिंदू माह के अंदर जो हिंदू संवत अपन पढ़ते हैं ना, विक्रम संवत वाला, तो इसमें क्या होता है कि चैत्र एकमात्र माह ऐसा है जहां से साल की शुरुआत भी हो रही है, हिंदू वर्ष की शुरुआत भी हो रही है, प्रारंभ भी हो रहा है और अंत भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हुआ। शुक्ल प्रतिपदा कब आई कि अमावस निकली, तब जो है शुक्ल पक्ष की एकम आई है, यानी आधा महीना निकल गया हिंदू माह वाला, तो फिर आई है। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है जो समझने वाली थी, और नहीं समझी तो फिर क्या समझा। तो यहां पे ये ध्यान रखना, ये अब यहां पे ध्यान रखोगे ना, तो चैत्र महीने से इसकी शुरुआत भी हो रही है और अंत भी हो रहा है। लेकिन ये शक संवत जो होता है ना, ये शक संवत, इसमें शुरुआत तो होती है चैत्र माह से, चैत्र माह से शुरू शक संवत, ठीक है। और अंत कहां से होगा, अंत फाल्गुन, फाल्गुन माह में अंत। किसकी बात कर रहा हूं, शक संवत की बात कर रहा हूं। विक्रम संवत की बात करें तो उसमें ये चैत्र माह वाला ध्यान में रखना है, और शक संवत की बात करेंगे तो चैत्र माह से शुरू और फाल्गुन माह में अंत। यानी कि शक संवत जो है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है, शक संवत चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होगा और फिर जो है ये फाल्गुन में अंत हो जाएगा, पूर्णिमा से। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अरे फोन मत करो, और अभी इसमें मन पढ़ाने दो, कंसंट्रेट करने दो। देखो होगी बात समझ में आगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन पढ़ते हैं आगे। ये बहुत कंसेप्चुअल चीजें, ये एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो लीला लहर है, ठीक है। अब देखो यही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई वो पहले ये पढ़ लेते हैं। शक संवत का प्रारंभ चैत्र से व अंत फाल्गुन से होता है, यही बताया। जबकि विक्रम संवत का प्रारंभ व अंत दोनों ही चैत्र माह से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज समझने के लिए। अच्छा, इस लैंग्वेज से प्रश्न नहीं बनते,
लेकिन अपने को समझना तो सारी चीजें हैं, सब चीजें समझनी होगी तभी अपन त्योहार समझ पाएंगे। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जिसको समझ नहीं आए ना, इस क्लास को पूरी होने के बाद में वापस देख लेना, क्योंकि एक एक चीज जैसे आप समझ सकते हो वैसे मैंने बताई है और बिल्कुल बेसिक से बताई है और यही फाइनल है। ठीक है, चलो देखो, अब देखो शक संवत की शुरुआत, यही चीज यहां पे देखो, शक संवत का प्रारंभ चैत्र से, तो शक संवत की शुरुआत कहां से होगी, अभी यही बताया, चैत्र कृष्ण एकम लिख देता हूं मैं, ठीक है, प्रतिपदा ना लिख के एकम लिख देता हूं, ध्यान रहेगा। विक्रम संवत की शुरुआत कहां से होगी, तो चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा अपन कह देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। शक संवत का प्रारंभ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से होता है, यही चीज जो है ध्यान रखना है। शक संवत का प्रारंभ कहां से होगा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ठीक है। और विक्रम संवत का प्रारंभ कहां से होगा, ये चैत्र है, ये क्या है, चैत्र, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अच्छा, इसकी शुरुआत अपन मानी जाए वैसे सन में देखी जाए तो यहां पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, 78 ईस्वी, कब शुरुआत लागू कब से, तो 78 ईस्वी से ये चला है। और ये विक्रम संवत जो है इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। यदि आप लोगों को ये ऐसे प्रश्न बनते हैं कि ये पूछे कि वर्तमान में जो ईस्वी सन है ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला, जैसे कि 2021-22 ये चलते हैं ना, 2023 2024 ये जो अब चल रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें आप लोगों को पूछे ना कि वर्तमान में जैसे कि 2024 चल रहा है, ठीक है, अब इसमें पूछे कि इसका विक्रम संवत, यदि विक्रम पूछे, विक्रम संवत पूछे तो आप लोगों को +57 करके कैलकुलेट करना है। यदि आपको शक संवत पूछे तो जैसे 2024 तो -78 करना है, और दोनों का अंतर पूछा जाए तो 135 वर्ष करना है। ठीक है, सीधा इस पैटर्न को याद करना कि विक्रम संवत पूछे तो +57 करना है, क्योंकि ईसा पूर्व है यहां, ठीक है, बराबरी में आने के लिए +57 करने पड़ेंगे, और ये ईस्वी सन है तो घटाने पड़ेंगे, तो -78। दोनों का अंतर इनका पूछे, इन दोनों का, कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के सन से विक्रम संवत और शक संवत का अंतर तो 145 वर्ष है। ठीक है, ये चीज याद रहनी चाहिए, ये पूछी जाती है एग्जाम में, ले लो अब स्क्रीनशॉट। ये बहुत अच्छे कंसेप्ट है, ये याद हो गए ना तो बस। अब देखो, ये ट्रिक मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को ये अंगुलियों पे याद होते हैं माह, ठीक है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इस तरीके से याद रहते हैं डायरेक्टली, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल याद रहते हैं ना, वैसे याद है। लेकिन कई सारे विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि सर हमें हिंदू माह जो है वो क्रम से याद ही नहीं होते कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा। जिन्हें याद नहीं होते हैं उनके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। जिन्हें याद हो रहा है कोई बात नहीं, आप लोगों को याद हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं हो रहे तो भैया एक चीज याद रखना कि यहां पे आप लोगों को ट्रिक से भी याद करने की फैसिलिटी मिलेगी। तो देखो, जिन्हें याद कौन हो रहा, मैं वो याद रखो कि चित्र बना ज्योति आसरा भाई अशोका मापा मागुन, कि गुरु जी वो क्यों मंत्र है, वो है याद कराऊ मंत्र, ठीक है। के चित्र बना ज्योति आसरा, चित्र बना ज्योति आसरा मापा, देखो चित्र बना ज्योति आसरा भाई अशोका मापा मागुन, ठीक है, ये याद रह जाएगा आराम से। बस इसमें से अब अपने को महीने निकालना है, तो चित्र से तो देखो चैत्र निकल गया सीधा का सीधा, ठीक है, चित्र से चैत्र निकला, फिर आपके आ जाएगा, बना लिखा हुआ है ना, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं वैशाख कह दो चाहे वैशाख कह दो, समझने के लिए ये काफी है। चित्र बना ज्योति यात्रा, तो यहां पे क्या आएगा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माह, ठीक है। फिर देखो ये चित्र बना ज्योति आसरा ज्येष्ठ, और उसके बाद में ध्यान रखना है आप लोगों को क्या आएगा, आ से आषाढ़, श्रा से क्या आएगा, श्रावण, ठीक है, श्रावण। फिर देखो यहां भाई से क्या लेना है, भाद्रपद, भाद्रपद, ठीक है। फिर ये आश्विन कह दो चाहे, ठीक है, या तो आश्विन कह दो या फिर आप आसोज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, आसोज भी कह सकते हो, आश्विन कह दो चाहे आसोज भी कह दो। यहां से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कार्तिक माह, ठीक है, कातिरो, कार्तिक माह, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना है यहां से मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, ठीक है, एक माह से मार्गशीर्ष। यहां से ध्यान रखना है पौष माह, जिसे पौह भी बोला जाता है, ठीक है। और यहां से ध्यान रखना है माघ महीना, ठीक है, माघ। और यहां गुण, तो ये फाल्गुन वाला गुण है, कौन सा है, फाल्गुन वाला गुण है, ठीक है। अब देखो यही आ गए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, तो ये 12 ऐसे भी आ गए, डायरेक्ट भी याद रखना चाहो तो रख लो।
या फिर डायरेक्ट याद नहीं रहते तो चित्र बना, ज्योति आसरा, भाइयों सो का, मापा गुण, दोनों पैटर्न है अपने पास में साम दाम दंड भेद, वो वाली बात कह दूं तो वो वाली चीज है कि याद होना चाहिए अपने को कैसे भी, क्योंकि एक बार दिमाग में घुस गया, एक बार याद हो गया, उसके बाद में आप कतई नहीं बोल सकते। ठीक है, चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताओ देखें। अच्छा 25 मिनट की क्लास होगी, पता ही नहीं चला, हकीकत बता रहा हूं। ठीक, और जो ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको भी पता नहीं चला, ये चीज समझ में आ गई। तो अब अपन जो है आगे जितने भी त्योहार पढ़ेंगे, यहां वाला कंसेप्ट क्लियर है। बस अब ये जो टेंशन वाली चीज थी ना, वो यही है, ये अभी तक जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है त्योहार वाले में, ये चीजें विद्यार्थियों को याद नहीं होती है, जो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में बता दी है। ठीक है, टेंशन खत्म। चलो अब इसमें मैंने बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि भैया वैलिडिटी आप लोगों के बिना कहे जो है दिसंबर हो जाएगी। दिसंबर क्या मैं कह रहा हूं, जब भी एग्जाम हो पशु परिचर का, मैं नहीं चाहता आगे दिसंबर हो, आगे नहीं जाना चाहिए, दिसंबर में करा दे बस, घर जिताते स्टूडेंट ने बात। लेकिन ये कोई कहने वाली बातें नहीं, दिसंबर ऑटोमेटिक वैलिडिटी कर दी जाएगी, तो इससे रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करें, कोई टेक्निकल टीम को मैसेज नहीं करें, ऑटोमेटिक होगी। लेकिन समय पे ज्वाइन कर लेना, कभी भी ये जो है सोल्ड आउट हो जाएगी जब इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी कि हाँ भैया सोल्ड आउट हो जाएगी। ठीक है, सीईटी के बारे में जो अपडेट होगी वो मैं समय समय पे आप लोगों को 1-2 दिन में, 2-4 दिन में एनालिसिस करके दे दूंगा कि जो जो आपकी शंकाएं हैं वो सारी मैं आप लोगों को बता दूंगा। चिंता किसी तरह की नहीं करनी है, धैर्य के साथ में और नियमित निरंतर अध्ययन करते रहना। बस निरंतरता यदि किसी के पास है तो सफलता उसके पास में जग मार के आएगी। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।